सो ये वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। यही चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब टॉपिक हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे और अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। सो ये वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। तो ये वीडियो में हम देखेंगे मास एंड वेट क्या होता है, उसमें डिफरेंस देख के कंपैरिजन करके हम एक्चुअली ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देन हम देखेंगे व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे आता है और वो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ये सब टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले। सो लेट डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मास एंड वेट। सो मास एंड वेट ये जो टॉपिक है ये हम डिफरेंस मीन्स कंपैरिजन के हिसाब से डिस्कस करेंगे, मीन्स वो समझने में फिर आसानी होगी। सो लेट डिस्कस मास एंड वेट। व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। एक्चुअली दोनों कंसेप्ट जो वो दिखने को सेम दिखते, बट उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। देखो व्हाट इज मास। सो मास अगर मैं बोलता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन का अगर कोई मास है तो ये मास इनडायरेक्टली मेजरमेंट होता है इसकी इनर्शिया का। व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया हमने मोशन चैप्टर में डिस्कस किया था। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट की स्टेट होती है या फिर मोशन की स्टेट होती है, उसको अपोज करने के लिए, मीन्स रेजिस्ट करने के लिए जो टेंडेंसी होती है वो ऑब्जेक्ट की, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। एंड mass is the measurement of inertia. Means for example I have two objects, this is first object, this is second object. Mass of this object is 2 kg and mass of this object is 1.5 kg. so किसका मास ज्यादा है, ये ऑब्जेक्ट का मास ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मीन्स इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके मोशन को या उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए, मीन्स सॉरी रेजिस्ट करने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अगर निकालना है तो उसका मास मेजर करना पड़ेगा हमें। तो ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन मास एज मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया। मास से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है वो मेजर कर सकते हैं। अभी मास सबको पता है, क्या यूनिट है मास का, केजी, किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। वैसे तो बहुत सारी यूनिट है, ग्राम, किलोग्राम, देन टन, मेट्रिक टन, बहुत सारी यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट हम एक्चुअली डील्स करते हैं एसआई यूनिट के साथ में। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। सो एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो केजी के साथ ही हम हमेशा मास को मेजर करते हैं क्योंकि वो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें पता है, समझिए पेन है, ये पेन का मास है अर्थ पे कुछ। अब ये पेन को अगर हम मून पे लेके गए तो उसका मास उतना ही रहेगा, उसको अगर किसी और प्लेनेट पे लेके गए तो उसका मास उतना ही रहेगा। मास नेवर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास कोई भी ऑब्जेक्ट का कभी भी चेंज नहीं होगा अगर उसका प्लेस चेंज होता है तो। सो वी कैन से दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा वो कांस्टेंट होगा। एंड इट नेवर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड इट नेवर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स लोकेशन अगर चेंज हो गई तो वो ऑब्जेक्ट का मास पे कोई असर नहीं होगा, मीन्स वो कभी चेंज नहीं होगा। इसी के साथ मास जो है, मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको डायरेक्शन नहीं होगी कभी। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो इसको सिर्फ एक वैल्यू होगी 2 kg, 5 kg, 10 kg वॉट एवर, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन तो नहीं होगी। ओके, एक डायरेक्शन के अलावा वो कभी एक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट मास इज मास हैज मैग्नीट्यूड ओनली। सो इसलिए मास को हम स्केलर क्वांटिटी भी कहेंगे। ओके, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। सो ये सब बातें हुई हमारी मास के बारे में। अब यही बातें करेंगे वेट के बारे में। अब देखो व्हाट इज वेट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें वेट निकालना है, यही पेन की बात करेंगे, इसका मास हमें पता है, इसका अगर वेट निकालना है तो वेट क्या है, व्हाट इज वेट। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। मीन्स ये पेन का अगर आपको वेट निकालना है तो आपको इनडायरेक्टली इस पे कितना फोर्स अर्थ एग्जर्ट कर रही है या फिर वे कितने फोर्स के साथ में अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
मीन्स वेट अगर निकालना है कोई भी ऑब्जेक्ट का तो उसका मास लो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी प्लेनेट पे आप हो वो प्लेनेट की, मीन्स अर्थ पे अगर है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू होगी अर्थ की। सो मास ले लो वो ऑब्जेक्ट का एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा उसका वेट, वो पर्टिकुलर प्लेनेट पे। अर्थ पे तो अर्थ की बात करेंगे, तो इसलिए हम वेट को डिफाइन कैसे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। सो इसी के साथ में डेफिनेशन लिखेंगे इसी, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, weight of an object is the force, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट ये एक फोर्स होता है with which it is attracted towards earth। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मीन्स एक फोर्स है जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे पता है आपको, W इज इक्वल टू m इंटू जी, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स वी कैन से दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड ऑल्सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, तो वहां पे मास तो वो ऑब्जेक्ट का रहेगा कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहेगा, और g की वैल्यू जो है, g की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगी। मीन्स मास हमने यहाँ पे लिखा है, देखो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मास तो कभी चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा, जी की वैल्यू चेंज होगी। मींस इनडायरेक्टली वी कैन से दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी, मींस डिपेंड्स ऑन जी, जी की वैल्यू पे हमेशा वो डिपेंड रहेगा। नाउ इधर क्या लिखा था हमने नेक्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है मास का, केजी। उसी के साथ में वेट का एसआई यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूटन होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन लिखी है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट SI unit of weight is also Newton. So SI unit of weight is Newton। ये फॉर्मूला जो है वो रिमेंबर करो सिर्फ, W is equal to m into G। SI unit of weight is Newton, कैपिटल N। ओके, अब देखो जैसे हमने मास के बारे में डिस्कस किया था कि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो प्लेस टू प्लेस कभी चेंज नहीं होगा। और अभी हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ वेट W इज इक्वल टू m इंटू जी, मास तो कांस्टेंट होगा लेकिन जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, प्लेस टू प्लेस वो चेंज होगी, इसलिए वेट भी वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। मींस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ पे है, उसका वेट अगर आपने मेजर किया तो अर्थ पे कुछ और आएगा और मून पे कुछ और आएगा। क्यों, मास तो कांस्टेंट है लेकिन जी की वैल्यू मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे डिफरेंट है एंड मून पे डिफरेंट है, प्लेस टू प्लेस वो चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई वेट भी क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। सो लेट्स राइट वेट of an object changes from place to place। प्लेस टू प्लेस वो क्या होगा, चेंज होगा, मींस डिपेंड करेगा वो लोकेशन पे, ऑब्जेक्ट कौन से लोकेशन पे है। नाउ जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो मास है कोई भी ऑब्जेक्ट का उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, बट वेट जो है वेट को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मींस ये पेन है, ये पेन को अगर मैं छोड़ता हूं तो वो नीचे जाता है, क्यों, क्योंकि एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस पर जो कि अर्थ एग्जर्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वही फोर्स क्या है उसका वेट। सो वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मींस वी कैन से दैट वेट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेट को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज magnitude as well as direction। वेट को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसलिए हम वेट को वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ओके, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मींस ये एक्चुअल कंसेप्ट है लेकिन हमने कंपैरिजन के साथ में इसको डिस्कस किया है। सो लेट डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अभी हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट हमें मून पे निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो एक छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, कुछ ज्यादा ये बात नहीं है इसकी, तो डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद में हमें एक फॉर्मूला मिलेगा एट लास्ट।
तो वो फॉर्मूला हम हमेशा यूज करेंगे टू फाइंड वेट ऑफ एन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द मून. सो जस्ट पुट द हेडिंग weight of an object on the moon. Weight of an object on the moon. कोई भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कितना होगा, मीन्स यहाँ बैठे बैठे हम वो वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो, जैसे हमने वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ निकाला था, क्या डेफिनेशन थी हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट निकालना है अर्थ पे तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक फोर्स जो वो अर्थ उस पर लगा रही है या फिर वो फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ. सेम वे वी कैन से दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डिफाइंड एज इट इज फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून. वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. सो चलो इसको भी डिराइव करते हैं हम कि कैसा फॉर्मूला आएगा. सो फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिसका हमें मास पता है. ओके, तो लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m. एक ऑब्जेक्ट लिया हमने जिसका मास m है. अभी वो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम अर्थ पे भी उसका वेट निकालेंगे एंड मून पे भी उसका वेट निकालेंगे और बाद में दोनों को कंपेयर करके हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, वही हम करेंगे. अब देखो यहाँ पे ये साइड में मैं लिखता हूँ, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उसका वेट अर्थ पे कितना होगा एंड वही उसका वेट मून पे कितना होगा. सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि वो भी हमें क्या देता है, एक फोर्स देता है जिसकी वजह से कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. देखो, सो ऑन अर्थ एंड यहाँ पे लिखेंगे ऑन मून. देखो, ऑन अर्थ एंड ऑन मून अप्लाई करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे. नाउ F इज इक्वल टू, F मीन्स क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वही क्या होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G इंटू M E इंटू स्मॉल m अपॉन RE स्क्वायर. सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, F इज इक्वल टू M इंटू M इज इक्वल टू G इंटू M इंटू M अपॉन RM स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे टर्म, देखो यहाँ पे WE is the weight of an object on the earth which is equal to the force exerted by earth on that object is equal to G, where G is the universal gravitation constant. ME is the mass of earth, where ME is the mass of earth. Small m is the mass of object. RE is the radius of earth. Radius of earth. Now we should know the value of mass of earth and radius of earth. What is mass of earth? So 5.98 into 10 raised to power 24 kg. What is value of radius of earth? So radius of earth is 6.37 into 10 raised to power 6 meter. So this is radius of earth, this is mass of earth. Now same way here also, F is the force with which that object is attracted towards the moon, which is equal to, weight of an object on the moon is equal to G. G is the universal gravitational constant. Mm is the mass of moon, where mm is the mass of moon. What is, how much mass of moon? So we know it is 7.2
0.36 इंटू 10⁻22 kg। ओके, ये मास है मून का। सेम वे रेडियस ऑफ मून हाउ मच, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अदरवाइज ऑल थिंग्स आर सेम, g सेम, m सेम। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, मीन्स दोनों का रेशो लेंगे अभी। WM/WE by taking ratio, therefore by taking ratio WM/WE means weight of an object on the moon upon weight of an object on the earth, इसका रेशियो लेंगे अपन अभी, इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, व्हाट इज G इंटू M अपॉन RM स्क्वायर अपॉन G इंटू ME इंटू M अपॉन RE स्क्वायर। नाउ अब देखो यहाँ पे जी गेट कैंसल, स्मॉल m स्मॉल m गेट कैंसल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, m इंटू m अपॉन RM स्क्वायर, ये एज इट इज रही टर्म, इंटू अब ये टर्म जाएंगी ऊपर, सो देयरफॉर RE स्क्वायर अपॉन ME, दिस इज द इक्वेशन। सो वी कैन से दैट WM/WE इज इक्वल टू M अपॉन RM स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर अपॉन ME। अब देखो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज है। ओके, आप इसको एक बार लिख लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, नाउ अब देखो जस्ट वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ देयरफॉर WM/WE इज इक्वल टू, व्हाट इज MM? MM इज द मास ऑफ मून, कितना है 7.36 इंटू 10⁻22 अपॉन RM स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर अपॉन ME मीन्स मास ऑफ अर्थ, हाउ मच 5.98 इंटू 10⁻24। ये कर दिया हमने वैल्यू पुट। नाउ देयरफॉर WM/WE इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ नाउ जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। देखो 7.36 अपॉन 1.74 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इंटू 10⁻22 अपॉन 10⁻12, ये ऊपर गए 10⁻−12, ये आंसर आएगा आपका 10⁻22 माइनस 12 मीन्स 10⁻10, ये आएगा आपका आंसर ऊपर, इंटू 6.37 अपॉन 5.98 इसका स्क्वायर है, इंटू नाउ 10⁻6 होल स्क्वायर, 10⁻12, 10⁻24, 10⁻−24, ओके, नीचे है ऊपर गए -1 गए, सो 24 टू 1 -12, सो 10⁻12। ओके, नाउ सिंपल वे, अब क्या करेंगे, अब ये पावर को पहले ये ऐड कर लो, 10⁻10 इंटू 10⁻−12, 10⁻−2, सो 7.36 अपॉन 1.74 होल स्क्वायर इंटू 6.37 होल स्क्वायर अपॉन 5.98 इंटू 10⁻−2। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फाइनली डेरिवेशन है तो कोई बात नहीं, कर सकते अपन ऐसा, इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 0.165 WM/WE। अभी आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिखा, तो डेरिवेशन है, हमें पता रहता है आंसर डेरिवेशन का लास्ट में क्या है, ये सॉल्व करने के बाद में आपको डेफिनेटली यही आंसर मिलेगा 0.165। अभी इसको
अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो हमको मिलेगा 1/6। देयरफॉर Wm अपॉन We इज इक्वल टू 1/6, नियरली इक्वल टू, नॉट परफेक्टली, नियरली इक्वल टू 1/6। देयरफॉर वी कैन से दैट weight of an object on the moon is always equal to 1/6 times weight of an object on the earth. This is our required formula. ये एक्चुअली फॉर्मूला है कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए। कहाँ पे? मून पे। ओके, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए? उसका वेट ऑन द अर्थ। मिस सिंपल वे, अगर आपको मास दिया है कोई भी ऑब्जेक्ट का तो उसका सबसे पहले वेट निकाल लो अर्थ पे कितना है, उसकी वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करके आप उसका वेट निकाल सकते हो मून पे कितना है। अंडरस्टूड? ओके, सो अभी इस पे क्या करेंगे हम? कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अच्छे अच्छे। ओके, सो लेट डिस्कस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। डेरिवेशन है तो ऐसा चलता है। ओके, डेरिवेशन है तो ऐसा कर सकते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है उसका लास्ट आंसर क्या आने वाला है। सिर्फ वैल्यूज पुट जो करते हैं अपन वो करेक्ट करना। ना कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे अभी। चलो पहला न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1। एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका हमें मास पता है। ओके, मास पता है और उसका वेट भी पता है अर्थ पे कितना है, और हमें निकालना है उसका वेट मून पे कितना होगा। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the earth is 30 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमें पता है अर्थ पे कितना है, 30 न्यूटन। फाइंड इट्स वेट ऑन मून। अभी इसका वेट निकालने के लिए हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर्मूले में सिंपली क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और हमें डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या क्या दिया है। गिवन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना है, 30 न्यूटन। वी हैव टू फाइंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। जस्ट पुट द वैल्यूज 1/6 इंटू 30, 5 न्यूटन। So weight of an object on the moon which having weight on the earth is 30 न्यूटन is 5 न्यूटन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का वेट जिसका वेट ऑन द अर्थ कितना है, 30 न्यूटन, मून पे कितना होगा, 5 न्यूटन। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करके। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? अभी एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका हमें मास पता है, मास पता है, लेकिन उसका हमें वेट निकालना है किस पे, मून पे कितना है। अभी मास अगर है तो मास कहीं पे भी हो सकता, कोई भी प्लेनेट पे, अर्थ पे या इटसेल्फ मून पे भी। मास हमने लिखा था मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्लेस टू प्लेस वो डिपेंड नहीं होता है, मींस वो चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास पता है, कितना लेते मास, चलो लेंगे मास ऑफ अ स्टोन इज कितना लेते, चलो 20 kg। एक स्टोन है जिसका मास 20 kg हमें पता है। फाइंड इट्स वेट ऑन द मून। स्टोन का मास हमें पता है 20 kg, उसका हमें वेट निकालना है किस पे, मून पे कितना होगा। सो लेट्स सॉल्व। व्हाट इज गिवन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टोन कितना है, 20 kg। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, Wm मींस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ निकालना पड़ेगा, सॉरी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसमें जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। मास दिया हुआ है 20 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8। हमने पिछले वीडियो में उसका डेरिवेशन भी देखा था। तो जी की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो, मास पुट करो, वेट वो ऑब्जेक्ट का या फिर पर्टिकुलर स्टोन का किस पे, अर्थ पे आपको मिल जाएगा।
सो चलो, therefore weight of an object on the earth is equal to mass of an object into acceleration due to gravity. So कितना है मास 20 kg into g 9.8. so just calculate 19.6, not 19.6, 196 weight of an object on the earth, 196 Newton. Okay, so this is weight of an object on the earth. Now we have to find weight of an object on the moon. Therefore weight of an object on the moon is equal to 1/6 times weight of an object on the earth. So 1/6 into 196. So calculate 196 divided by 6. 3 is 18, 1 6, 2 is 12, 4 0.66 is 36, 4 0 again 36 6. Okay, so in this way 32.67 Newton is the weight of an object on the moon or stone. ओके, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे स्टोन दिया है तो स्टोन की बात करेंगे. सो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते वो स्टोन, पर्टिकुलर स्टोन जिसका मास 20 kg था. ओके, कहाँ पे था पता नहीं, लेकिन उसका मास जो वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी रहे. तो उसका हमने वेट निकाला किस पे, मून पे. कितना आया 32.67 न्यूटन. अर्थ पे कितना था 196. ओके, 196 न्यूटन अर्थ पे उसका वेट था, मून पे 32.67 न्यूटन. सो इन दिस वे हम कोई भी न्यूमेरिकल जो है ये टॉपिक पे सॉल्व कर सकते हैं. सो अभी क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे. लिख लो तब तक आप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर. तो उसके पहले कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये टॉपिक के साथ में उसका क्या रिलेशन है. देखो, जस्ट पुट द हेडिंग थ्रस्ट एंड प्रेशर. प्रेशर देखो, इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं पहले आपको. कैमल इजीली, जो डेजर्ट होता है, ओके, सैंड होती है डेजर्ट के अंदर, उस पर इजीली रन कर पाता है. ओके, ये भी एक एग्जांपल है. मीन्स ये अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली. कोई भी इंसान या फिर कोई भी डिफरेंट एनिमल डेजर्ट पे इजीली रन नहीं कर पाता है. ओनली कैमल कैन रन ऑन द डेजर्ट. सो ऐसा क्यों, ये देखेंगे बाद में. जो आपको पता है आर्मी टैंक का जो वेट होता है वो 1000 टन होता है और वो कंटिन्यूसली एक चेन पे जो है मोशन शो करता है. मीन्स ये चीज चेन होती है और चेन पे उसके व्हील्स होते हैं और बाद में उसके ऊपर उसका वेट होता है. तो हमेशा वो चेन के अकॉर्डिंग ही मोशन शो करता है. ये एक एग्जांपल. और एक एग्जांपल जो हमारे बसेस होते हैं या ट्रक्स होते हैं, उसके जो टायर्स होते हैं, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा सही से, तो उसके जो टायर्स होते हैं वो थोड़े वाइड होते हैं. ओके, वाइड लेंथ में वाइड होते हैं थोड़े. और इसी तरह जो हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट करते हैं, उसकी जो कटिंग टूल्स होते हैं, वो कटिंग टूल्स के जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. मीन्स थोड़ा भी अगर हमारा हाथ लग जाए तो कट होता है, वो कट हो जाता है. तो इस तरह ये जो 4-5 एग्जांपल मैंने अभी आपको बताए, ये सब एग्जांपल डिपेंड करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर पे. मीन्स इसी प्रिंसिपल पे, इसी फिनोमेनन पे वो वर्क करते हैं एक्चुअली. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, और एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. ये तो एग्जाम्पल है ही इसके, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो ये एग्जाम्पल एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में भी दिए. तो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक बॉय है समझो, जो कि एक सैंड पे खड़ा है. ओके, एक सैंड पे खड़ा है एक बॉय. ये सैंड है समझो, इस पे खड़ा है. और थोड़ी देर बाद क्या किया उसने, वो सैंड पे लाए हो गया. इसे सैंड पे वो थोड़ा ऐसा लाए हो गया. अब यहाँ पे देखो, हमें ये देखना है कि ये जो बॉय स्टैंडिंग पोजीशन में था, तब वो ये सैंड के अंदर थोड़ा सा डीप चला जाएगा, और वही जब ये लाए हो जाएगा ये सैंड पे, तो वो एज कंपेयर टू दिस इतना ज्यादा डीप नहीं जाएगा. ओके, मिस निग्लिजिबली जाएगा, मिस ना के बराबर. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये बॉय का जो वेट है, ये वेट हमेशा एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमें पता है. ये पोजीशन में भी उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और ये पोजीशन भी उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. अब देखो, ये वेट जो है वो वेट कौन से एरिया पे एक्ट हो रहा है, एरिया इक्वल टू द फीट.
ऑफ दैट बॉय। ये बॉय का जो फीट है मीन्स वो पैरों पे खड़ा है, मीन्स ये वेट पूरा किस पे एक्ट हो रहा है, वो फीट के एरिया पे। और ये केस में ये जो वेट है वो किस पे एक्ट हो रहा है, उसके बॉडी के एरिया में। ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया जो है वो ज्यादा है और यहाँ पे एरिया जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे फीट का एरिया है। ओके, उसके फीट का एरिया है, फीट का एरिया ऑब्वियसली कम होगा देन इट्स एरिया ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये जो वेट है ये वेट हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा इस सैंड पे, ये तो हमें पता है। वेट इज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, और वी कैन से ऑन द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ पे परपेंडिकुलर ही एक्ट होता है। तो ये जो वेट होता है, ओके, वेट इज नथिंग बट फोर्स। ओके, सो फोर्स, वेट इज नथिंग बट फोर्स, एंड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट ये फोर्स ही होता है, और कोई भी फोर्स अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट होगा तो वो फोर्स को हम कहेंगे थ्रस्ट। तो यहाँ पे देखो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, तो थ्रस्ट का तो हमें पता चल गया। ओके, मीन्स ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है वो कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, एरिया इक्वल टू द फीट ऑफ दैट बॉय। और वो जो एरिया है वो कैसा है, स्मॉल ए। स्मॉल ए मीन्स छोटा एरिया है इसलिए स्मॉल ए लिखेंगे। और यहाँ पे जो एरिया है, एरिया कितना एरिया है यहाँ पे, इक्वल टू इट्स बॉडी। ओके, और यो एरिया है कैपिटल ए, बड़ा एरिया इसलिए कैपिटल ए लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, इफेक्ट निकालना है, कितना इफेक्ट होगा और यहाँ पे कितना इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे W मीन्स वेट ऑफ दैट बॉय, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जिसको हम थ्रस्ट कहेंगे। और वो कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, कैपिटल ए। सेम यहाँ पे ये जो बॉय स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, इसका जो वेट है W, जो कि थ्रस्ट है क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है इसलिए, एंड वो कौन से एरिया पे अप्लाई हो रहा है, स्मॉल ए। स्मॉल इज द एरिया ऑफ फीट। अब यहाँ पे देखो ये इफेक्ट एंड ये इफेक्ट, ये दोनों का इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखाई देगा। क्यों, यहाँ पे थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट तो सेम है, मीन्स थ्रस्ट का इंडायरेक्टली यहाँ पे वेट ऑफ दैट बॉय, यहाँ पे भी सेम रहेगा और यहाँ पे भी सेम रहेगा, लेकिन वो अप्लाई जो एरिया पे हो रहा है वो एरिया डिफरेंट डिफरेंट है। ये पोजीशन में एरिया कौन सा है, स्मॉल है, और ये पोजीशन में एरिया कौन सा है, कैपिटल है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट thrust or we can say force of an object is always depends on area on which it will act। जो thrust होगा वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वो एरिया पे जिस पे वो एक्ट करेगा, और इसी पे डिपेंड करेगा वो इफेक्ट। अभी ये इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है कि वो जो बॉय है वो थोड़ा इनसाइड द डिप चला जाएगा, ये सैंड के अंदर थोड़ा चला जाएगा, और ये पोजीशन में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया कम है। सो वी कैन से दैट इफेक्ट ज्यादा होगा जब एरिया कम होगा। मींस किसका इफेक्ट, थ्रस्ट का इफेक्ट, वो जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा जब वो एक्ट होगा छोटे एरिया पे, और वही उसका इफेक्ट कम होगा जब वो एक्ट करेगा बड़े एरिया पे, मींस मोर एरिया पे। मींस वी कैन से दैट थ्रस्ट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ओके, जिसपे वो एक्ट करेगा। थ्रस्ट अगर सेम है, ओके, दोनों केस में थ्रस्ट जो है सेम है, मीन्स फोर्स जो है वो सेम लग रहा है, बट डिफरेंट एरिया पे। सो जो एरिया कम होगा वहां पे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे एरिया कम है इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा, इफेक्ट मीन्स वो ज्यादा डीप जा रहा है। ओके, यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर। सो वी कैन डिफाइन प्रेशर एज thrust per unit area, thrust per unit area is called pressure, and we can say that ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ये प्रेशर कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मीन जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर अप्लाई होगा। अंडरस्टूड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये थ्रस्ट एंड प्रेशर कंसेप्ट डिस्कस करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो व्हाट इज थ्रस्ट, सबसे पहले थ्रस्ट पता होना चाहिए हमें, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको। सो थ्रस्ट इज द फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, ऐसा फोर्स जो कोई भी सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट होता हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ थ्रस्ट। द फोर्स विच एक्ट्स perpendicular
to the surface is called thrust. ओके, थ्रस्ट ये एक फोर्स ही है, लेकिन वो कैसा अप्लाई होना चाहिए? परपेंडिकुलर. ओके, कोई भी इंक्लिनेशन नहीं, इंक्लिनेशन सिर्फ उसका 90 डिग्री होगा, तब वो फोर्स को हम कहेंगे थ्रस्ट. और थ्रस्ट का जो इफेक्ट है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे. कितने एरिया पे वो थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है. ओके, तो वो थ्रस्ट अगर अप्लाई कर रहा है किसी स्मॉल एरिया पे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और वही थ्रस्ट अगर अप्लाई हो रहा है किसी मोर एरिया पे, मींस बड़े एरिया पे, तो उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट thrust depends on area. Effect of thrust. Okay, effect of thrust. थोड़ा अच्छा लिखते. जो थ्रस्ट का इफेक्ट है, ओके, वो हमेशा डिपेंड करेगा एरिया पे. द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, द इफेक्ट ऑफ thrust always depends on area on which it acts. okay, हमेशा वो एरिया पे डिपेंड करेगा जिस पे वो एक्ट होगा. सो इसकी वजह से हमने क्या किया था, वो जो इफेक्ट है, दैट इफेक्ट इज नथिंग बट प्रेशर. ओके, दैट्स व्हाई प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. ओके, कितना थ्रस्ट है और कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है वो आपको बताएगा उसका इफेक्ट कितना हो रहा है, मींस प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है वो. देयरफॉर द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. देयरफॉर प्रेशर इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. So in this way we can define pressure. तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर को. आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक. सो अभी हमें क्या करना है, इसका यूनिट लिखना है. व्हाट इज यूनिट ऑफ थ्रस्ट? थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर. सो वी कैन से दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. इसको ही हम पास्कल भी कहते हैं, और पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है. ओके, जस्ट याद रखो. ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, और उसको पास्कल भी कहते हैं. सो ये था कंसेप्ट ऑल अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर. अभी क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ओके, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मींस वही टाइप के न्यूमेरिकल्स एक्चुअली आपको आएंगे. तो चलो न्यूमेरिकल्स देखते. सो क्या करेंगे, अभी इसमें एक ब्लॉक लेंगे, कोई भी मेटल का या फिर कोई भी सॉलिड का, और वो ब्लॉक किसी भी टेबल टॉप पे अगर रखा तो वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है वो हम अभी निकालेंगे. सो लेट्स टेक वन न्यूमेरिकल. एक ब्लॉक लेंगे, मेटल ब्लॉक. अ मेटल ब्लॉक kept on a table having mass 4 kg. एक मेटल ब्लॉक है हमारे पास जो हमने टेबल पे रखा है, जिसको टेबल पे रखा है उसका मास कितना है? 4 kg एंड इट्स डायमेंशंस आर डायमेंशन लेंगे उसके 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर. ओके, ये उसके डायमेंशन है. कैलकुलेट, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो, कैलकुलेट प्रेशर exerted by block when it made to lie on the table on its dimensions. अभी हमें निकालना है प्रेशर जो वो ब्लॉक एग्जर्ट करेगा जब हम उसको रखेंगे टेबल पे ऑन इट्स डायमेंशन. कौन से डायमेंशन पे? 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर
ये डायमेंशन पे जब आप उसको रखेंगे तब वो प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, एंड 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ओके, दो कंडीशन दी हुई अलग अलग, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन में वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सॉल्व। सो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, गिवन, व्हाट इज गिवन, मास ऑफ ब्लॉक, हाउ मच, 4 kg। अब देखो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, ये न्यूमेरिकल में प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो मास दिया हुआ है, अब सबसे पहले क्या निकालना है, प्रेशर। अभी हमने कंसेप्ट दिखा है प्रेशर का। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। मीन्स उसका थ्रस्ट कितना है, मीन्स कितना फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है और कितने एरिया पे। ओके, अब देखो यहाँ पे थ्रस्ट मीन्स फोर्स एंड फोर्स मीन्स वेट। तो सबसे पहले वो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको उसका वेट निकालो। अभी वेट निकालने के लिए आपको क्या लगेगा, मास लगेगा। मास दिया हुआ है 4 kg, एक तो डायरेक्ट वेट देंगे, यहाँ पे मास दिया हुआ है 4 kg, सो आपका वेट थ्रस्ट निकल आएगा 4 × 9.8, यह आएगा आपका थ्रस्ट। अभी ये जो थ्रस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये कंडीशन में भी यही अप्लाई करेंगे हम थ्रस्ट, और ये कंडीशन में भी अप्लाई यही थ्रस्ट होगा। तो इसलिए ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अभी एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको ये एरिया कैलकुलेट करने पड़ेगा, बाद में ये। जब ये एरिया कैलकुलेट करेंगे तो पहले कंडीशन में यहाँ पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। मींस आप जब 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ से आपको ये सरफेस कितना एरिया कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो टेबल पे वो कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट कंडीशन में इसकी जगह पे इसको लेना है, सिर्फ याद ये रखना है कि इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर में। तो यही अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स वेट। सो देयरफॉर वेट ऑफ मेटल ब्लॉक, वेट ऑफ मेटल ब्लॉक मीन्स इसी को हम क्या करेंगे, थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू जी। व्हाट इज m, 4, g 9.8, 8 4 दा 32, 3 9 4 दा 39, 39.2 न्यूटन is the weight of that metal block means thrust. Now first condition अभी ओके, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या निकालना है, हमें प्रेशर एग्जर्ट कितना कर रहा है वो ब्लॉक जब उसको हमने ये डायमेंशन पे वो टेबल टॉप पे रखा तब। मीन्स इसका हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। मीन्स देखो यहाँ पे सिंपल ये ऐसा ब्लॉक है, ये ऐसा ब्लॉक है। ओके, उसके डायमेंशन दिए हमको कितने हैं, 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर ऐसे डायमेंशन दिए। सबसे पहले हमने कौन से डायमेंशन पे रखा उसको, 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। 10 बाय 5 मीन्स ये जो साइड है, ये साइड हमने कहाँ रखी है, टेबल पे। मीन्स इसको ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में रखा है। तो इसलिए हमें ये एरिया जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कंडीशन के लिए। और सेकंड कंडीशन के लिए 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर मीन्स ये पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में, उल्टे पोजीशन में रखना पड़ेगा। मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ मीन्स लेंथ एंड हाइट, ये दो कांटेक्ट में जब आएंगे टेबल टॉप पे तब वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो निकालना। ओके, सो चलो पहली कंडीशन, ये इसका एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले, 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अब देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्स्ट कंडीशन, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। व्हाट इज थ्रस्ट, चलो थ्रस्ट अपॉन एरिया। व्हाट इज थ्रस्ट, 39.2 अपॉन एरिया 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अभी इसका अगर एरिया निकालें तो यहीं पे निकालते एरिया, फर्स्ट एरिया कितना आया, 10 बाय 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 0.0050 मीटर स्क्वायर। ये आया फर्स्ट कंडीशन का, फर्स्ट जो एरिया दिया हुआ है, फर्स्ट जो सरफेस दिया उसका एरिया। देयरफॉर 0.0050, ओके, दिस इज एरिया। अभी इसको करो कैलकुलेट, क्या आएगा, ये 39.2 अपॉन 50, 1 2 3, ओके कैंसल। सो 39200 अपॉन 5। सो कैलकुलेट दिस, 39200 5
5 7 जा 35 4 0 2 5 8 जा 42 0 5 4 जा 20 0 7840 इज इक्वल टू 7840 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इतना प्रेशर जब वो मेटल ब्लॉक हम ये डायमेंशन पे रखेंगे तब एग्जर्ट करेगा वो टेबल टॉप पे। अंडरस्टूड? ओके, देखो अभी ये निकाला हमने पहले कंडीशन से। नाउ कैलकुलेट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें ये सरफेस दिया हुआ है, ये सरफेस पे जब हम वो ब्लॉक को रखेंगे टेबल टॉप पे तब वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। नाउ सेकंड कंडीशन, सेम प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना दिया हुआ है, थ्रस्ट अभी सेम आएगा, मैंने पहले बोला थ्रस्ट सेम आएगा 39.2, ये कंडीशन में भी है और वो कंडीशन में भी थ्रस्ट सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है, इसलिए वो प्रेशर भी डिफरेंट आएगा। 39.2 अपॉन एरिया, अभी यहाँ पे एरिया निकालेंगे A2 इज इक्वल टू 20 इंटू 5 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.0100 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। नाउ 0.0100 नाउ कैलकुलेट अपॉन 0 ओके नाउ 0 कैंसल 3920 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे प्रेशर, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस सरफेस जब वो ब्लॉक को ये सरफेस पे रखेंगे, एंड ये प्रेशर होगा जब वो ब्लॉक को ये सरफेस पे रखेंगे। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे हम कैसे भी न्यूमेरिकल जो ये टॉपिक पे सॉल्व कर सकते हैं। डोंट वरी, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर होने के बाद में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ये चैप्टर के बारे में। ओके, जो भी पूरे टॉपिक हो गए हमारे, ओके होल टॉपिक जो हो गए उस पर डिपेंड एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये आज का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बताओ, ओके हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप समझ में आया होगा लेकिन। सो चलो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट जो है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।